नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हम लोगों ने ज्योमेट्री के अंदर पिछली क्लास के अंदर बहुभुज खत्म कर दिया था। आज हम लोग पढ़े सर्कल के बारे में। देखिए, सर्कल के बारे में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले तो सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टीज की बहुत सिंपल छोटी छोटी बातें भी लिखवा देता हूं। हालांकि आप सबको आता है बट फिर भी मैं लिखवा देता हूं। हम सभी पहले तो हेडिंग बना दीजिए, सबसे पहले सभी हेडिंग बना दीजिए सर्कल। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग बना दीजिए वर्त, जिसे आप लोग सर्कल बोलते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग बना दीजिए वर्त, जिसे हम लोग सर्कल बोलते हैं भाई। ओके, सब सॉरी, सर्कल के अंदर हम लोग देखेंगे तो वैसे ये जो हम लोग इसको हम लोग सर्कल बोलते हैं भाई। ये मैंने एक सर्कल बना दिया सर। ठीक है, यहां पर मैंने ये सर्कल बना दिया। अब यदि इस सर्कल की बात करें तो हम सबको पता है सर, ये जो आप लोग होते हैं ये हमारा केंद्र होता है भाई। इतना तो सबको पता है ना, ये हमारा केंद्र होता है। ठीक है सर, ये केंद्र होता है। और यदि मैं ऐसे यहां पर ऐसे मिला दूं तो सर ये क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, और यदि मैं यहां पर कुछ ऐसा मिला देता हूं, जैसे ये बना दिया मैंने, तो ये सर क्या हो गई सर, त्रिज्या हो गई। ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या और त्रिज्या बीच वाला भाग क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड कहलाएगा। ठीक है, ये हमारी जो बात कर रहे हैं ये चाप हो जाएगा और ये हमारा चाप हो जाएगा। और इस बात की बात करूं तो ये अपना क्या हो जाएगा सर, त्रिज्या खंड हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा सर, त्रिज्या खंड हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा सर, त्रिज्या खंड हो जाएगा। दूसरा, यदि आप लोग यहां से बात करें तो यहां पर यदि मैं यहां पर, आप सबको पता है सर ये क्या है सर, इसकी क्या है, जीवा है। ठीक है, ये क्या है, जीवा है। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये जो भाग है तो वो क्या हो जाएगा सर, वृत्तखंड हो जाएगा। ये वृत्तखंड हो जाएगा। और ये बड़ा वाला भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्तखंड हो जाएगा। ये भी सबको पता है। और तो मैं क्या, अच्छा इसकी बात करें, आप लोग इसकी बात करें तो ये जो आपका है वो क्या हो जाएगा, चाप हो गया। और ये पूरी क्या हो गई सर, परिधि हो गई। पूरी क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। मतलब हमारे पास इसमें ये तो मेरा क्या हो जाएगा सर, केंद्र हो जाएगा भाई। ये क्या हो जाएगा, केंद्र। ये क्या हो गई, त्रिज्या। ये क्या हो गई, त्रिज्या। ये भाग क्या हो गया सर, त्रिज्या खंड हो गया। ठीक है, ये सबको पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर देखिएगा। सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ, इस वर्त के अंदर कितनी त्रिज्याएं होती है। वर्त के अंदर त्रिज्याएं सर बहुत सारी बना सकते हो, ये बना सकते हो, ये बना सकते हो, ये बना सकते हो, ये बना सकते हो, बहुत सारी त्रिज्या। त्रिज्या की परिभाषा क्या है, वर्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है भाई। कोई प्रश्न पूछता नहीं है पर फिर भी बेसिक जो बता देता हूं। दूसरा यहां पर आप लोग देखें तो सर त्रिज्याएं बहुत सारी होती हैं। व्यास भी सर, ये व्यास हो सकता है, 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 बहुत सारे। जीवाएं सर ये हो सकती हैं, ये हो सकती हैं, ये हो सकती है। इसका मतलब एक वर्त में अनंत त्रिज्याएं, अनंत व्यास और अनंत जीवाएं होती हैं। लिखना चाहो तो पहला पॉइंट बना के लिख सकते हो, पहला पॉइंट बना सकते लिखते हो। एक वर्त में लिख दीजिए, एक वर्त में पहला पॉइंट लिख दीजिए, एक वर्त में अनंत जीवाएं, एक वर्त में अनंत त्रिज्याएं, एक वर्त में अनंत त्रिज्याएं, ठीक है, अनंत व्यास, अनंत व्यास, ठीक है, या फिर अनंत जीवाएं होती हैं, अनंत जीवाएं होती हैं। एक वर्त में अनंत व्यास, अनंत त्रिज्याएं, अनंत जीवाएं होती हैं। पहला पॉइंट तो ये आप सभी लिखेंगे भाई। वर्त में अनंत जीवाएं, अनंत त्रिज्याएं और अनंत ही क्या होते हैं, व्यास होता है। कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहता हूं कि यहां पर हम लोग दूसरी बात ये लिखेंगे कि सर ये जो हम लोगों ने कहा कि जीवाएं हैं, तो यदि सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, व्यास होगा। इसका मतलब वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। लिख दीजिए, वर्त की सबसे बड़ी जीवा, वर्त की सबसे बड़ी जीवा, वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है।
वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। ठीक है, सिंपल छोटी छोटी बातें लिखवा रहा हूं, बहुत सिंपल सी छोटी छोटी बातें हम लोग लिखवा देते हैं। लिख दिया। दूसरा, मैं आपसे पूछूं कि बताओ, मैंने कोई पॉइंट ले लिया, मान लो जैसे ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, और ऐसे मुझे तीन सरेखे, तीन असरेखे ऐसे मैंने एक लिया, तो मुझे बताओ क्या ये मैं एक वर्त नहीं बना सकता क्या? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर तीन, लिख दीजिए आप लोग, तीन तीन असरेख्य बिंदुओं से, कितने असरेख्य, तीन असरेख्य तीन असरेख्य बिंदुओं से, तीन असरेख्य बिंदुओं से, तीन असरेख्य बिंदुओं से केवल एक वृत्त खींच सकते हैं, केवल एक वृत्त बना सकते हैं। तीन असरेख्य बिंदुओं से केवल एक वृत्त बना सकते हैं। ध्यान रखना, तीन असरेख्य बिंदु हैं तो उससे हम लोग केवल और केवल एक वृत्त बना सकते हैं। जैसे ये कोई वृत्त है, ठीक है, यहां पर तीन असरेख्य बिंदु बना लेता हूं। मुझे बताओ, यहां पर एक पॉइंट हो सकता था, यहां पर एक पॉइंट हो सकता था, यहां एक पॉइंट, इन तीनों से गुजरते हुए कितने वृत्त बना सकते हैं? केवल और केवल एक वृत्त बना सकते हैं। तीन असरेख्य बिंदुओं से केवल एक वृत्त बना सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा, यदि तीन सरेख्य बिंदु हैं तो कोई वृत्त नहीं बनेगा। चौथा पॉइंट लिखना, इसमें चौथा पॉइंट लिख दीजिए, तीन सरेख्य बिंदुओं से, तीन सरेख्य बिंदुओं से, तीन सरेख्य बिंदुओं से केवल एक वृत्त बना सकते हैं, केवल एक वृत्त बना सकते हैं। सॉरी, केवल कोई एक वृत्त नहीं बनेगा भाई, कुछ भी नहीं बनेगा। तीन सरेख्य बिंदुओं से कोई वृत्त नहीं बनेगा, कोई वृत्त नहीं बनेगा। तीन सरेख्य बिंदुओं से कोई वृत्त नहीं बनेगा। भाई ऐसे मान लो तीन पॉइंट हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट, ये दूसरा और ये तीसरा। अब बताओ यहां से कैसे वृत्त बनेगा? तीन सरेख्य बिंदुओं से कोई वृत्त नहीं बना सकते हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट लिखेंगे आप सभी, पांचवा पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, यदि कोई वृत्त है जिसका केंद्र एक हो लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हो तो उसे सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ऐसा लिखना, ऐसे लिखना, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो, जिनका केंद्र एक हो, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो, केंद्र एक हो परंतु त्रिज्याएं अलग अलग हो, परंतु त्रिज्याएं अलग अलग हो, परंतु त्रिज्याएं अलग अलग हो, ऐसे वृत्त, ठीक है, जिनके त्रिज्याएं क्या हो, केंद्र एक हो परंतु त्रिज्याएं अलग अलग हो, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। कैसे? इधर देखिएगा, ऐसे वृत्त जिनका, यहां पर आप लोग देखिएगा, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो, मान लो ये एक, ठीक है, और ये हम लोगों ने और बना दिया। यहां से आप लोग कैलकुलेशंस करोगे तो ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है, तो ये यहां पर आप लोगों ने लिखा R1 लिखा, ठीक है, ये R1 लिख दिया। दूसरा यहां से मैंने और बना दिया, तो सर ये जो बनाया मैंने, ठीक है, ये R2 बना दिया। तो हम लिख रहे हैं ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो परंतु त्रिज्याएं अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, ठीक है, त्रिज्याएं अलग अलग हैं परंतु केंद्र क्या है? एक ही है, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। लिख दिया आप सभी ने। अगला पॉइंट लिखें 6 नंबर, 6 नंबर पॉइंट लिखेंगे, 6 नंबर पॉइंट आप लोग लिखेंगे भाई। 6 नंबर पॉइंट में क्या लिखवाना चाहता हूं? 6 नंबर पॉइंट में ये कहना चाहता हूं कि यदि कोई, ठीक है, वृत्त है और उसमें जीवाएं समान हैं तो वह केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। यानी आप लिख सकते हैं समान लंबाई की जीवाएं
वर्त में समान लंबाई की जीवाएं, समान लंबाई की जीवाएं, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से, समान लंबाई की जीवाएं, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ रहती हैं, समदूरस्थ रहती हैं। समान लंबाई की जीवाएं, ठीक है, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ रहती है, समान दूरी पर रहती हैं। क्या, इधर देखिएगा, ये एक वर्त है मैंने बनाया, ठीक है, इसके अंदर मैंने जीवा बना दी, मान लो ये एक जीवा बना ली ए बी, और दूसरी जीवा मैंने ये मान ली सी डी, ठीक है, ये जीवा हैं ए बी और सी डी हैं। यदि ए बी बराबर सी डी हैं, यदि ए बी बराबर सी डी हैं, यदि ए बी बराबर सी डी हैं, ठीक है, तो ये केंद्र से समदूरस्थ होती है, मतलब यहां पर ये सेंटर है इसका, ठीक है, यहां पर इसका ये सेंटर मान लेते हैं, ठीक है, ओ सेंटर है, तो ये केंद्र से समदूरस्थ होती है, यहां से, ठीक है, यहां से दूरी और ये यहां से दूरी क्या होती है, समदूरस्थ होती हैं, ठीक है। यहां पर आप लोगों को ये कह सकते हैं, इधर कोई पॉइंट मान लेते हैं सर, ये पी क्यू मान लेते हैं, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यदि ए बी बराबर सी डी है तो इस स्थिति के अंदर पी ओ, ठीक है, ओ पी बराबर क्या होगा सर, ओ क्यू होगा, ठीक है, हो तो उस समय ये क्या होगा, ओ पी बराबर ओ क्यू होगा, ठीक है, ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू होगा। समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ रहती हैं, और यदि दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उस समय ये क्या होगा, दोनों बराबर होगा। यहां तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं है, लिख दिया आप सभी ने। दूसरा, एक ही बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या अनंत होती है, इस बात को भी लिख लेते ना, एक ही बिंदु से, एक ही सिंपल सी बात लिखवा रहा हूं, एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से गुजरने वाले, एक ही बिंदु से गुजरने वाले वर्तों की संख्या, एक ही बिंदु से गुजरने वाले वर्तों की संख्या, एक ही बिंदु से गुजरने वाले वर्तों की संख्या, एक ही बिंदु से गुजरने वाले वर्तों की संख्या अनंत होती है, एक ही बिंदु से गुजरने वाले वर्तों की संख्या अनंत होती है। एक ही बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होती है सर, अनंत होती है। मान लो मैंने ये एक केंद्र बना लिया, एक पॉइंट बना लिया, इस पे गुजरने वाला, क्या ये एक वृत्त नहीं हो सकता क्या, ठीक है, इस पे इसी पॉइंट से मान लो मैं ये बनाऊं तो क्या सर ये वृत्त नहीं बन सकता क्या, ठीक है, इसी पॉइंट पे आप बात करें तो सर, इसी पॉइंट पे बात करें तो क्या सर ये वृत्त नहीं बन सकता क्या, इसी पॉइंट पे बात करें आप लोग, इसी पॉइंट पे बात करें तो सर क्या ये वृत्त नहीं बन सकता। यानी एक ही बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या होती है सर, अनंत होती है, ठीक है, एक ही बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या होती है सर, अनंत होती है। एक ही बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या भी क्या होती है, अनंत होती है। दो बिंदु से भी गुजरने वाले वृत्तों की संख्या अनंत होती है, इस बात को भी लिख दीजिए। 8 नंबर बना के लिख दो, दो बिंदुओं से, दो बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या, दो बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या, दो बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या भी अनंत होती है, वृत्तों की संख्या भी अनंत होती है, वृत्तों की संख्या भी अनंत होती है, ठीक है। दो बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या भी क्या होती है, अनंत होती है, दो बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या भी क्या होती है, अनंत होती है। इधर देखिएगा आप लोग, सिंपल सा कोई भी दो पॉइंट बना लेते हैं भाई, मैंने यहाँ पर सपोज यहाँ पर दो पॉइंट बना लिया भाई, ये एक पॉइंट है, कहीं पर भी लिख दिया, ये दूसरा पॉइंट। अब मैं कह रहा हूं इन वृत्तों से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या बताओ, क्या मेरा वृत्त ऐसा नहीं बन सकता क्या भाई, मैं ऐसा वृत्त बनाऊं कि ऐसे गुजर जाए, मैं क्या ऐसा व्रत नहीं बना सकता हूं कि जो ऐसा गुजर जाए, मैं क्या ऐसा व्रत नहीं बना सकता हूं कि वो ऐसे गुजर जाए, ठीक है ना, कि हजारों व्रत बन सकता है, क्या मेरा व्रत ऐसे नहीं बन सकता क्या, ठीक है, कैसा भी हम लोग बना सकते हैं। दो बिंदुओं से गुजरने वाले व्रतों की संख्या भी कितनी होती है, अनंत होती है, ठीक है, और तीन बिंदु होंगे तो सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी सर, एक होगी, तीन बिंदुओं से एक ही होगा।
लिखा आप सभी ने भाई। अगला लिखेंगे 9 नंबर। भाई 9 नंबर लिखेंगे आप सभी। क्या लिख रहा हूं मैं? 9 नंबर लिखना। वर्त के केंद्र से जीवा। अब देखो अभी तक जितने भी बातें लिखवाई बहुत सिंपल सी बातें हैं, पेपर से अंदर नहीं आता। कभी कोई बहुत छोटा एग्जाम्स हो तो उसमें पूछ ले तो बात अलग है, ठीक है। तो ये व्रत क्या होता है उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस आपसे पूछ ले तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन अब जो पॉइंट लिखवा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है और इन पे प्रश्न आते हैं, वो बात करते हैं। मेरा प्रश्न क्या है, पहले तो लिख दो, ऐसे लिखो। वर्त के केंद्र से, वर्त के केंद्र से, वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। वर्त के केंद्र से जीवा पर, ठीक है, जीवा पर डाला गया लंब, वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। 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 वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखिएगा इधर आप लोग सभी, वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये है वर्त का, ये है वर्त, ठीक है। ये कितना हो गया सर? वर्त हो गया, ठीक है। अब वर्त के केंद्र से मान लो ये इसका केंद्र है और जीवा, कहीं पर भी जीवा बना दीजिए भाई। मैंने ये जीवा बना दी यहां पर, ये मैंने एक जीवा बना दी। कौन सी? ए बी एक जीवा है और वर्त का केंद्र ये ओ है और इस केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ठीक है, ये जीवा पर यहां पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जीवा को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं यदि क्वेश्चंस में यदि ओपी परपेंडिकुलर हैं, यदि ओपी परपेंडिकुलर किस पे हैं? ए बी हैं। यदि ओपी परपेंडिकुलर ए बी हैं तो उस स्थिति में ध्यान रखना, उस स्थिति में ध्यान रखना ए, ठीक है, ये पी है ना, ओपी, ठीक है। तो उस स्थिति में ए पी बराबर में कितना हो जाएगा सर? पी बी हो जाएगा। ए पी बराबर कितना हो जाएगा? पी बी होगा। वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को क्या करता है सर? समद्विभाजित करता है, ये हमें ध्यान रखना है। लिख दिया आप सभी ने। अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अपन वो आते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिएगा आप लोग सभी क्वेश्चंस पे कैसे हैं। पहला प्रश्न लिखना, एक वर्त की दो समांतर जीवाएं, एक वर्त की दो, लिखना प्रश्न, एक वर्त की दो समानांतर जीवाएं, समानांतर जीवाएं, वर्त की, एक वर्त की दो समानांतर जीवाएं, एक वर्त की दो समानांतर जीवाएं, एक वर्त की दो समानांतर जीवाएं, ठीक है, एक वर्त की दो समांतर जीवाएं ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी हैं। एक वर्त की दो समांतर जीवाएं ए बी तथा सी डी हैं जिनकी लंबाइयां, जिनकी लंबाई या जिनकी लंबाइयां, जिनकी लंबाइयां 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, जिनकी लंबाइयां 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हैं, एवं वर्त की त्रिज्या, एवं वर्त की त्रिज्या, एवं वर्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, एवं वर्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर। एक वर्त की दो समानांतर जीवाएं ए बी और सी डी हैं जिनकी लंबाइयां 10 और 24 हैं तथा वर्त की त्रिज्या कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो बताओ इनके बीच की दूरी क्या होगी? तो बताओ इनके बीच की दूरी क्या होगी? तो बताओ इनके बीच की दूरी क्या होगी? दूरी क्या होगी? तो बताओ इनके बीच की दूरी क्या होगी? देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों को कैसे करना है। यदि इनके बीच की दूरी क्या होगी, यदि क्वेश्चंस में क्या कह रहा है सुनना, बीच की दूरी क्या होगी, यदि यदि दोनों, यदि जीवाएं, यदि दोनों जीवाएं, यदि दोनों जीवाएं
यदि दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत हो, केंद्र के विपरीत और हो, यदि दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत हो। और दूसरा क्वेश्चन, यदि दोनों जीवाएं केंद्र के एक तरफ हो, यदि दोनों जीवाएं केंद्र के एक और हो, केंद्र के एक और हो। बताइए, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा। आप लोग क्वेश्चंस को करेंगे भाई। दो समांतर जीवाएं हैं ए बी और सी डी, जिनकी लंबाई ये है और इनके बीच की दूरी ये है। तो आपसे पूछा है कि बताओ लिखा आप सभी ने या कर भी दिया होगा। इधर देखिएगा, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। इधर देखो, एक वर्त की दो समानांतर जीवाएं हैं ए बी और सी डी, जिनकी लंबाई ये है और इनके बीच की दूरी आपको क्या होगी ये पूछा है, जब दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत और हो। क्वेश्चंस इधर देखना है आप लोगों को। क्वेश्चंस में पहला जो क्वेश्चंस बता रहा हूं भाई, पहला जो प्रश्न बता रहा हूं उसका आंसर, मान लो ये एक मेरा व्रत है, ठीक है, अच्छे से नहीं बना आप समझ लेना, ये एक मेरा व्रत है भाई, ठीक है, ये अपना एक वर्त है, ये ठीक है, ये अच्छे से बन गया, एक ये वर्त है। अब इसमें क्या रहा है, दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत हैं। मान लो कहीं पर ये केंद्र है भाई, ठीक है, ये अपना केंद्र है, सेंटर है, और इससे दोनों विपरीत हैं। विपरीत मतलब समांतर है, समांतर मतलब ए बी यहां पर बना दी सर, ए बी 10 सेंटीमीटर के हैं, मैंने यहां पर 10 सेंटीमीटर के ये बना दी ए बी, ठीक है, और ये मैंने एक सी डी बना ली भाई, ए बी और ये मैंने एक सी डी बना ली, ठीक है, ए बी और सी डी ये दो जीवाएं बना ली। अब क्या कह रहा है कि ये जो जीवाएं हैं इनके बीच की दूरी, तो मुझे बताओ इसमें हमें बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहां पर ये मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये सभी को पता है परपेंडिकुलर होता है वर्त के केंद्र से, ठीक है, वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया एलएम जीवा को समद्विभाजित करता है। मान लो ये 24 की है और ये आपकी 10 की है, तो सर ये कितनी होगी 5 की, और ये कितनी हो जाएगी सर 12 की। भाई ये 24 पूरी है तो ये हो जाएगा। अभी देखो एग्जाम्स के अंदर तो डायरेक्ट डायग्राम भी नहीं बनाना है, दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो अपने पास ये भी क्वेश्चंस में दे रखा है भाई, अपने पास क्वेश्चंस में ये भी रखा है कि त्रिज्या, सर त्रिज्या यही तो होती है भाई, त्रिज्या यही तो होती है, त्रिज्या सर 13 है, ये 13 है। अब मुझे ये बताओ आप लोगों तो कि ये समकोण त्रिभुज है, ये 13 है, ये 12 है भाई, ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा, ये 12 है, ये 13 है, तो ये कितना होगा सर, ये 5 होगा। अरे ये 5 होगा कि नहीं होगा सर, ये 5 है, ये 13 है, तो ये सर 12 होगा, तो ये 12 होगा कि नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ, अपने को पूछा है टोटल, तो 12 और 5 कितने हो गए सर, 12 प्लस के 5 भाई, 12 प्लस के 5 आंसर कितना हो जाएगा 17, 12 प्लस 5 आंसर कितना आ जाएगा 17। ये तो आपके पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न इधर देखिएगा, दूसरा प्रश्न इधर देखिएगा, मेरे पास ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मेरे पास ये क्वेश्चंस हैं यहां पर, ठीक है, यहां पर ये मेरा क्वेश्चंस है। अब यहां पर ये इसका सेंटर है, यदि इस सेंटर की बात करते हैं, फिर से यदि इस सेंटर की बात करते हैं तो सर ये इसकी एक जीवा है और एक जीवा ये मान लेता हूं, ठीक है, एक जीवा ये मान लेता हूं। सपोज ये फिर से मैं इसको ए बी बोल देता हूं, कितने की 10 की, और ये सी डी बोल देता हूं सर 24 की, ठीक है, सी डी बोल देता हूं 24 की। अगेन वृत्त के केंद्र से बात करते हैं अपन लोग, ठीक है, यहां पर से केंद्र से बात करते हैं अपन, ठीक है, ये अपने केंद्र से बात करते हैं, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ठीक है। जैसे ही केंद्र से हम लोग यहां पर डालेंगे ये, ठीक है, तो यहां पर इसको दो भागों में बांटेगा, तो ये कितना हो जाएगा सर 12, ये कितना हो जाएगा सर 12, ठीक है, ये कितना हो जाएगा सर 12। अब यहां से आप लोग फिर से देखोगे तो सर ये सर ये 12 नहीं, ये 5 है, ठीक है, ये कितना हो गया 5, यहां से ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये तो सर 13 है, ये भी 13 है। अब मुझे बताओ
एक सेकंड, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन हम लोगों ने पहला वाला ही प्रश्न वापस कर लिया। प्रश्न क्या है, दोनों जीवाएं केंद्र के एक और हैं। अरे दोनों जीवाएं एक और हैं, ध्यान मेरा भटक गया ना, तभी गलती हो गई। इधर देखो, यहां पर एक ये बनाया हम लोगों ने, और यहां पर दोनों जीवाएं केंद्र के एक और हैं, तो यहां पर एक और करते हैं अपन लोग, तो ये इसका सेंटर मानते हैं भाई, ये इसका सेंटर मानते हैं, तो ये हो गया आपका सेंटर। और दोनों जीवाएं केंद्र के एक और, अच्छा ऊपर करो नीचे, मतलब यहां कर लेता हूं, ये एक और ये दूसरी, दोनों जीवाएं केंद्र के एक और हैं। अब यहां से आप लोग एक और हैं, तो मुझे ये बताओ, यहां से ये इस पे वापस परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगेन इस क्वेश्चंस के अंदर आप देखेंगे तो सर यहां पर यदि ये सेंटर है तो ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या, ये सर 13 है और ये भी 13 है। पहली बात तो सर यदि आप लोग यहां पर बात करते हो, यदि आप लोग यहां पर बात करे हो, तो जैसे ये ए बी है, ठीक है, ये ए बी छोटी है ना, तो ये ए बी बना देता हूं भाई, ठीक है, ये आपकी सी डी है और ये आपका ए बी है, ये 10 है, ये 24 है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा सर 12 और ये कितना हो जाएगा 5। अब मुझे ये बताओ, इस ट्राइंगल के लिए ये 12 है, ये 13 है, तो ये सर कितना होगा 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा सर 5 होगा। अरे ये 12 है 13 है, तो ये कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा इनके दोनों का। दूसरा ये 5 है और ये 13 है, तो सर ये कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 12। तो मुझे बताओ ये 12 ये 5, तो ये ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा सर 12 माइनस ऑफ 5, आंसर 7 आ जाएगा। 12 माइनस 5 आंसर कितना आ जाएगा 7 अपना आंसर आ जाएगा। अब इधर देखिएगा, अब आप लोगों को क्वेश्चंस को एग्जाम्स के अंदर क्या करना है, इधर देखो, यदि आपको पूछे कि बताओ इनके बीच की दूरी क्या है, तो डायरेक्ट आंसर लिखो। कैसे, कुछ नहीं करना, इन दोनों का आधा कर लेना। 10 और 24 का आधा कितना होता है, इसका आधा कितना होता है सर भाई, 10 का आधा 5, 24 का आधा 12, 12 और 5 कितने हुए 17, यदि दोनों विपरीत हैं तो 17 आंसर है, ठीक है। और 12 में से 5 घटा दो, आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, कुछ नहीं करना, यदि दोनों के बीच की दूरी पूछे तो, जैसे ही क्वेश्चन है, दो जीवाएं, दो समानांतर जीवाएं, समानांतर जीवाएं, दो समानांतर जो जीवाएं हैं, दो समानांतर जीवाएं, ठीक है, एक तो है आपकी 48 सेंटीमीटर की और एक है आपकी 48 सेंटीमीटर की, और एक मान लेता हूं मैं 14 सेंटीमीटर की। दो समांतर जीवाएं 48 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, और जो त्रिज्या है ना, ठीक है, त्रिज्या आपसे पूछी है, त्रिज्या क्वेश्चंस में दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ वापस दूरियां, इनके बीच की दूरी, ठीक है, क्वेश्चंस वही है, इनके बीच की दूरी, ठीक है, पहला प्रश्न है इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, ठीक है, वही जब विपरीत हो, जब विपरीत हो, केंद्र के विपरीत हो। क्वेश्चंस पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी, दूसरा प्रश्न इनके बीच की दूरी कैलकुलेट करनी है। कब? जब एक तरफ हो, जब एक तरफ हो। डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए आप, तो डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। लिख दिया आप सभी ने? अभी मैंने कहा था यदि आपको बीच की दूरी पूछे तो डायरेक्ट 48 का आधा सर 24 और 14 का आधा 7, विपरीत हैं तो दोनों को जोड़ दो, आंसर 31 आएगा, ठीक है। बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो सर 24 माइनस 7 कर लेना, आंसर कितना आ जाएगा सर 24 माइनस 7 कर लेना, आंसर कितना आ जाएगा 17 आंसर आ जाएगा भाई। इनका आंसर कितना आ जाएगा 17। डायरेक्ट यदि लिखना चाहो तो ऐसे, फिर भी मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ, फिर भी मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ। ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूं,
पहला क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि दोनों जब विपरीत हो, केंद्र के विपरीत हो, मतलब यहां पर सेंटर है तो एक मैंने ऐसे बना दी और एक मैंने ऐसे बना दी। ठीक है, मान लो ये हमारे पास में आप लोग देखोगे तो सपोज ये आप लोगों की 14 सेंटीमीटर है और ये मान लो 48 है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं तो सर ये लाइन खींच दी। जैसे ये लाइन खींचूंगा सर ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। तो जैसे ये 90 डिग्री बनेगा तो इसको दो भागों में बांटेगा तो 48 का आधा 24 होता है, 14 का आधा 7 होता है। तत्पश्चात हम लोग क्या करते हैं, तत्पश्चात हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ये सेंटर से, ठीक है, यहाँ पर ये एक त्रिज्या खींच दी और ये एक त्रिज्या खींच दी। ये त्रिज्या कितनी है सर 25 की, ये त्रिज्या कितनी है सर 25 की। अब मुझे बताओ ये 25 है 24 है तो ये कितना होगा सर, ये 7 होगा। प्रभु ये कितना हो जाएगा, ये 7 होगा। भाई ये कितना हो जाएगा, 7 होगा। सर ये 7 हैं ये 25 हैं तो प्रभु ये 24 होगा। अब मुझे बताओ 24 और 7 कितने होते हैं, 31 होते हैं। क्या ऐसा ही होता है? दूसरा डायग्राम वापस बनाता हूं, ट्रिपलेट ही बनेगा भाई, ऐसा कभी नहीं होता। चिंता मत करना कि सर ऐसा कुछ हो जाए। यहां पर एक हम लोगों ने बना दी और जब दोनों एक तरफ ही हो तो सर ये मान लो इसका सेंटर है तो ये भी एक तरफ बना लेते हैं। दोनों एक तरफ बना ली, ये 14 का बना दी और ये सर आप लोगों ने 48 की बना दी। फिर हम लोगों ने क्या करते हैं, समकोण सॉरी 90 डिग्री से यहाँ केंद्र से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं यहाँ पर। और जैसे ये 90 डिग्री का यहाँ एंगल बनता है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है तो सर ये तो हो जाता है 7 और 48 का आधा कितना हो जाता है सर, 24 हो जाता है। 24 हो जाता है। प्रभु यहाँ से जैसे ही हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है प्रभु, यहाँ से जैसे ही आप लोग कैलकुलेशंस करोगे तो मुझे ये बताइए, आप तो यहाँ से वापस सेंटर पे मिलाते हैं तो सेंटर से ये मिल गया सर और ये सेंटर से मिल गया तो ये तो हो गई त्रिज्या, यानी ये भी 25 का और ये भी 25 का। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले तो इस एंगल की बात करें अपन लोग तो ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में ये 24 है ये 25 है तो ये कितना होगा सर, ये 24 है ये 25 है तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा सर, 7 आ जाएगा। भाई ये कितना आ जाएगा सर, 7 आ जाएगा। ठीक है सर, ये 25 है ये 7 है तो ये 24 होगा तो सर ये 24 हो गया। ये कितना हो गया, 24 हो गया। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 24 माइनस 7, 17 आंसर आ जाएगा। और इधर था आपका 24 प्लस 7, 31 आंसर था। भाई सभी कर लोगे ना? चलो कर लोगे तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, लिखिएगा एक क्वेश्चंस। भाई किसी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न और लिखवाता हूं, देखिएगा प्रश्न क्या लिखा है, क्वेश्चंस लिखना। किसी वर्त के केंद्र के एक ही और दो समानांतर जीवाएं 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। एक किसी वृत्त के केंद्र के एक ही और दो समानांतर जीवाएं 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं एवं इनके बीच की दूरी इस बार मैंने दूरी दे दी भाई 1 सेंटीमीटर है। एवं इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो वर्त की त्रिज्या होगी। भाई कुछ नहीं करना है, ऑप्शंस दे रखा है 5 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी। ऑप्शंस भी दे दिया, हमारे पास क्वेश्चंस में ऑप्शंस थे इसलिए मैंने ऑप्शंस लिख दिए भाई। ठीक है, किसी वृत्त के केंद्र के एक ही और दो समानांतर जीवाएं हैं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और इनके बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है। तो बताओ वर्त की त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहले तो आप लोगों को डायग्राम बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को डायग्राम बनाना है। तो सर ये मैंने एक डायग्राम बना दिया भाई। ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम बना दिया, ये उसका सेंटर बना दिया, ये उसका अपन ने सेंटर बना दिया। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, दो समानांतर जीवाएं हैं जो केंद्र के एक तरफ है, चाहे इधर बनाओ चाहे इधर। चलो ये बना दी एक और ये बना दी दूसरी। ठीक है, ये बड़ी है तो इसको 8 बोल देता हूं, इसको 6 बोल देता हूं।
ठीक है, और इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। यहां पर इनके जो बीच की जो दूरी है ना वो 1 सेंटीमीटर है। भाई इनके बीच की जो दूरी है ना वो 1 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास पड़ी है भाई 1 सेंटीमीटर। ये हमारा केंद्र है भाई, ये हमारा केंद्र है। तो सर मैं इसको केंद्र से पूरा ही मिला लेता हूं ताकि ये 90 डिग्री, ताकि ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अच्छा समद्विभाजित करता है तो समद्विभाजित करता है तो सर समद्विभाजित करता है तो ये 8 है, सो ये 6 होना चाहिए, सॉरी 4 होना चाहिए, ये 6 है सो ये 3 होना चाहिए। साथ में आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछी है भाई, इस बार त्रिज्या पूछी है, इस बार त्रिज्या पूछी है, मतलब ये आपसे पूछा है कि ये वाला मान कितना है। ठीक है, आपसे ये मान पूछा है और इनके बीच की जो दूरी है ना वो भी हमारे पास पड़ी है, ये 1 सेंटीमीटर है। कितनी है सर? 1 सेंटीमीटर। कुछ याद आ रहा है 3 4 को देखते हुए? भाई सर 3 4 को देखते ही दिमाग में 5 आना चाहिए और ऑप्शंस भी कोई रूट में नहीं है। आंसर कितना हो जाएगा? 5 आंसर है भाई। एग्जाम्स के अंदर तो आप सोचना है कि भाई ये दे रखा है तो कोई भी रूट के अंदर नहीं दे रखा है तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा? 5। फिर भी देख लेते हैं, इधर देखिएगा भाई, इधर देखिएगा हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले सपोज आपके पास में ये हमारे पास नहीं पता है, ये 3 है, ठीक है, ये 3 है। दूसरा यदि ये 3 है तो मुझे बताओ ये 3 है तो ये कितना हो सकता है सर? 4 हो। यदि ये 4 होता है भाई, यदि ये 4 होता है तो ऑटोमेटिक ये 5 होता कि नहीं होता है भाई? ये ऑटोमेटिक 5 होता कि नहीं होता है? दूसरा यदि ये 1 है, ठीक है, पूरा 4 है तो सर ये कितना हुआ? 3 हुआ। और यदि ये 3 है, ठीक है, तो ये 5 होगा और ये 4 होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर आएगा। बाकी आप लोग तरीके से भी कर सकते हैं। क्या बनाओगे यहां से? x मान लो, इसको r मान लो और फिर आप इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों तरीके से करें, लेकिन इक्वेशंस बनाने की कहाँ जरूरत है? प्रश्न को देखने से पता चल रहा है, प्रश्न को देखने से ही पता चल रहा है कि भाई कुछ ऐसी बनेगी स्थिति। यहां किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? यहां किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़िए। तो ये वाला एक छोटा सा कंसेप्ट था जो हमारे को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखना आप लोग। कितने नंबर लिख दिए थे हमने? 9 नंबर लिख लिए थे। 10 नंबर लिखना। अरे 9 नंबर लिख दिए थे ना। पॉइंट कहां तक लिखे थे? देखो ये वाला था आपका, ये नहीं, ये 9 नंबर लिख दिया था। ठीक है, 9 नंबर के बाद आप लोग 10 नंबर लिखेंगे भाई। 10 नंबर लिखेंगे। 10 नंबर में क्या कहता हूं? 10 नंबर ये होता है कि भाई केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर बने कोण का क्या होता है? डबल होता है। यानी वर्त के किसी चाप द्वारा, लिख दीजिए आप लोग, वर्त के किसी चाप द्वारा, वर्त के किसी चाप द्वारा, वर्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, वर्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, वर्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, वर्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर, वर्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि के, शेष परिधि पर स्थित, वर्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। शेष परिधि पर बने कोण का, बने कोण का दुगुना होता है, बने कोण का दुगुना होता है। वर्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर बने कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। शेष परिधि पर बने कोण का डबल होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैं क्या कहना चाहता हूं, इधर देखिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर यदि ये आप लोगों ने एक वर्त बनाया और उस वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण वर्त के किसी चाप द्वारा, यानी एक जीवा द्वारा, कोई भी एक जीवा बना लीजिए। मैंने ये एक जीवा बना ली, ठीक है, ये जीवा बनाई, तो ये जो जीवा बना रही है यहां से यहां तक वर्त के किसी एक जीवा द्वारा, ठीक है, केंद्र पर अंतरित इस चाप द्वारा, ये जो चाप है,
ठीक है, इस चाप द्वारा, इस जीवा द्वारा, ठीक है, वृत्त के किसी चाप द्वारा भी लिख सकता है या एक जीवा द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, कहीं पर भी यहां से आपने केंद्र पर एक कोण बना दिया, ठीक है, केंद्र पर ये जो कोण है थीटा, केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर, अच्छा केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है, शेष परिधि, अरे ये जो चाप है इसके शेष परिधि पर अंतरित कोण का डबल होता है भाई, ये वाला जो कोण होता है वो क्या होता है, डबल होता है, मतलब 2 थीटा होता है, ध्यान रखिएगा, लिख दीजिए, ठीक है। यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं, इस परिधि में कहीं पर भी बना लो आप लोग, ठीक है, वृत्त के चाप द्वारा, इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये जो केंद्र पर अंतरित कोण मतलब यहां पर शेष परिधि पर बने कोण का डबल होता है, मतलब यहां पर आप बना दो, यहां पर बना दो, कहीं पर भी बना दो, उस कोण का डबल क्या होता है, 2 थीटा होता है, उस कोण का डबल क्या होता है, 2 थीटा होता है, ध्यान रखना है। 10 नंबर आप लोग लिखेंगे भाई, 10 नंबर मैं कह रहा हूं, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 10 नंबर में इस बात को भी लिख देना, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, लिख दीजिए, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड, एक ही वृत्तखंड, एक ही वृत्तखंड, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ठीक है, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर। कैसे, इधर देखिएगा आप लोग सभी, कैसे इधर देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग क्या कह रहे हैं, कहीं पर भी कोई भी एक वृत्त बना दीजिए, ये मैंने एक वृत्त बना दिया भाई, हमारा कहने का मतलब ये है एक ही वृत्तखंड, वृत्तखंड का मतलब कहीं पर भी जीवा के बाद टुकड़े करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने एक जीवा ले ली ये वाला, तो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं भाई, ये एक वृत्तखंड है भाई, ये लघु वृत्तखंड हो गया, ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया, कहीं पर भी बना लो, यहां पर मैंने एक वृत्तखंड पे कोण बना लिया ये वाला, ठीक है, यहां पर मैंने बना लिया ये वाला, ठीक है, मैंने यहां पर बना लिया ये वाला, तो मेरा कहने का मतलब है एक ही वृत्तखंड के कोण के बराबर होते हैं, मतलब यदि ये यहां पर थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगी, और यदि यहां सेंटर पे बनाओगे तो 2 थीटा होगा। एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। लिखा आप सभी ने भाई, ये भी सभी ने लिख दिया होगा। 11 नंबर लिखे आप लोग, ये तो 11 तो यही हो गया ना, 11 नंबर तो यही हो गया। 12 नंबर लिखे भाई, 12 नंबर लिखना, अर्धवर्त का कोण समकोण होता है, 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 अर्धवर्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, अर्धवर्त का कोण समकोण होता है। कैसे, इधर देखिएगा आप लोग, मैंने यहां पर एक अर्धवर्त बना दिया और ये अर्धवर्त यहां पर ऐसे बनाया, मैंने कहा अर्धवर्त का कोण समकोण होता है, ठीक है, अर्धवर्त पे कहीं पर भी बना लो, जैसे यहां पर बना लिया मैंने, तो यहां पर ये जो एंगल आप लोग देख रहे हो यहां पर, ये कितना होगा सर, 90 डिग्री का होगा, ठीक है, अर्धवर्त का कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहां पर आप लोग यदि इसकी बात करें तो सर ये ए बी इसकी एक व्यास हो गया और ये इस पे यहां सी बना दिया, तो कोण जो कौन सा ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा सर, 90 डिग्री, कोण ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। भाई किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या इन क्वेश्चंस में? नेक्स्ट लिखना, ठीक है, नेक्स्ट लिखना, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। नेक्स्ट लिखना, चक्रीय चतुर्भुज, नेक्स्ट लिखना, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण
चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। कोई भी चक्रीय चतुर्भुज है उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। मान लो ये कोई एक आपने वृत्त बनाया, ठीक है, ये आप लोगों ने एक वृत्त बना दिया, ठीक है, ये आप लोगों ने एक वृत्त बना दिया। मेरा कहने का मतलब यहां पर इस तरह से है भाई, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज मैंने ऐसा कुछ बना दिया भाई, तो यहां पर ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होने का मतलब यहां पर ये है कि सर यहां पर ये हुआ कि सर कोण ए प्लस ऑफ कोण ऑफ सी बराबर 180 होता है और कोण बी प्लस ऑफ कोण डी बराबर भी क्या होता है? 180 होता है। याद रखिएगा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। और दूसरी बात ये भी बता देता हूं, दूसरी बात इस क्वेश्चंस में ये भी ध्यान रख लेना, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज में किसी एक भुजा को, इस एक भुजा को आगे ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है, इस आगे ऐसे मैंने बढ़ा दिया, ऐसे मैंने आगे बढ़ा दिया। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला ये जो बहिष्कोण है थीटा, बनने वाला ये बहिष्कोण थीटा, अंतराभिमुख के जो, ठीक है, इसके जस्ट सामने ये जो एंगल है ये भी थीटा ही होगा। मेरा कहने का मतलब समझना कि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण अंतराभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है। नोट बना के लिख लीजिए इस बात को भी, ठीक है, नोट बना के इस बात को भी लिख देना, कि नोट बना के इस बात को भी लिख देना। क्या लिखोगे? चक्रीय चतुर्भुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर चक्रीय चतुर्भुज की, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज की, इंपॉर्टेंट कर लेना, चक्रीय चतुर्भुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर, किसी एक भुजा को, किसी एक भुजा को बढ़ाने पर, किसी एक भुजा को बढ़ाने पर, बढ़ाने पर बनने वाला, बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण, बनने वाला बहिष्कोण, बनने वाला बहिष्कोण अंतराभिमुख, अंतराभिमुख, अंतराभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है, अंतः कोण के बराबर होता है, अंतः कोण के बराबर होता है। चक्रीय चतुर्भुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला जो बहिष्कोण होता है वह क्या होता है? अंतराभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है। चक्रीय चतुर्भुज की किसी एक भुजा को आप बढ़ा दो और उस पर बनने वाला जो बहिष्कोण होता है वो क्या होता है? अंतः कोण के बराबर होता है। लिख दिया आप सभी ने? आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोगों ने ये देखा था, ठीक है, टोटल कितने थे? 13 नियम ये हम लोगों ने देखा है। टोटल कितने नियम देखे थे? 13 नियम हम लोगों ने देखा है। इस पे आप लोगों को वापस एक एक के नियम के बारे में पता होना चाहिए कि सर ये क्या है, ठीक है। सिंपल सा आज कुछ नहीं किया, कल हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे भाई। सबसे पहले एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं अनंत व्यास होती हैं, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा व्यास होती हैं, 3 आश्रय के बिंदुओं से केवल एक वृत्त बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कोई वृत्त नहीं बनता है। ये 2 पॉइंट लिखे थे, ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है, 6 नंबर। उसके बाद में ये 9 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चंस भी किए थे, उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चंस भी किया था, और वापस त्रिज्या पूछे तो भी ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके बाद में ये 2 नियम और लिखे थे, और लास्ट में ये हम लोगों ने चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित बात की थी, ठीक है। तो इस पे आप लोग अभ्यास कीजिएगा, बाकी कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।